बिहार के संग्राम में आज से पीएम मोदी का तूफानी चुनावी दौरा, 2 दिन में 6 जनसभाएं। राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा जब से मैंने सूट बूट की बात उठाई है तब से मोदी जी ने सूट नहीं पहना। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में अमित शाह ने भरी हुंकार, लालू के बीफ वाले बयान पर निकाली भड़ास, नीतीश और राहुल गांधी से मांगी सफाई। बिहार विधानसभा चुनाव में बजेगा बीजेपी का डंका, लोकनीति सीडीएसडी के सर्वे में एनडीए को बढ़त, लोगों पर है पीएम मोदी का जबरदस्त असर। दादरी में शांति के लिए हुई बैठक, गांव वालों ने कहा नेताओं के बयान से बिगड़ा माहौल, हम साथ साथ थे और हम साथ साथ हैं। दादरी मामले पर गृह मंत्रालय ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट, गृह मंत्री राजनाथ ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने वालों की खैर नहीं, राष्ट्रपति मुखर्जी की नसीहत सौहार्द बिगड़ने ना पाए। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, इंडिया गेट के पास बनेगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय, रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। आधार कार्ड की अनिवार्यता पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, राहत नहीं देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजा मामला। घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ भारती को राहत, द्वारका कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, पत्नी ने लगाया है हत्या के प्रयास का आरोप। शिवसेना की धमकी के बाद मुंबई में पाकिस्तानी सिंगर गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द। जम्मू दौरे पर केंद्रीय गृह सचिव, आरएसपुरा सेक्टर और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे गांवों में जाकर लिया जायजा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगवार, 2 कैदियों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी और पुलिस के बीच फायरिंग, एक सब इंस्पेक्टर शहीद, लश्कर कमांडर अबू कासिम के भागने की खबर। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में बने बोरवेल में 2.5 साल का एक बच्चा गिर गया, जिसको बचाने का काम जारी है। घटना 15 एमओडी गांव की है। यहां खेत में एक परिवार मजदूरी करने आया था और इस दौरान खेलते समय बच्चा जिम्मी 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोलूवाला थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है और पूरी टीम राहत कार्य में जुटी है। शिवसेना की धमकी के बाद पाकिस्तानी गजल गायक उस्ताद गुलाम अली के प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। ये प्रोग्राम जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए इसी हफ्ते मुंबई और पुणे में होना था, जिस पर शिवसेना ने गुलाम अली के विरोध की धमकी दी है। शिवसेना ने आयोजकों को धमकी दी थी कि वो 9 अक्टूबर को गुलाम अली के होने वाले प्रोग्राम को रद्द कर दे, नहीं तो वो अपने अंदाज में विरोध करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रोग्राम को रद्द करने का फैसला ले लिया। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने गुलाम अली का विरोध किया और इससे पहले भी इसी साल जनवरी महीने में अहमदाबाद में गुलाम अली के कार्यक्रम का शिवसैनिकों ने विरोध किया था। शिवसेना पिछले कई सालों से पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध करती आ रही है। और एक और शेर सुनाता हूं। और इसी मसले पर आयोजक रणधीर रॉय, शिवसेना सांसद राहुल शिवाले और पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासल का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। जी के साथ मीटिंग काफी अच्छी रही। उन्होंने जो अपना नजरिया बताया इसके ऊपर मुझे लगता है कहीं हद तक ये काफी सही है कि इस तरह जैसे बॉर्डर पे बातें चल रही है और उस हिसाब से हम किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इस तरह प्रमोट करें। एज एन इंडिविजुअल गुलाम अली जी के लिए ना तो उनके अंदर कोई ये है, ना ही सेना के अंदर है, ना ही मेरे अंदर है कि नहीं बहुत अच्छे आर्टिस्ट है तो उनको लाइक करते हैं, उनके गाने सुनते हैं, लेकिन जो चीजें उनकी जिस कंट्री से आते हैं वो कंट्री की तरफ से उन्हें प्रॉब्लम है। तो हम कुछ उन कंट्री के किसी लोगों को इस तरह बढ़ावा देके हम अपने शहीदों को अच्छी तरह से ये नहीं श्रद्धांजलि, वी वोंट बी एबल टू जस्टिफाई दैम।
सो जो उन्होंने अपना नज़रिया रखा, जो मुझे भी लगता है काफ़ी हद तक सही है, उसके तहत हमने अभी डिसीजन लिया है कि गुलाम अली जी इस कॉन्सर्ट के लिए नहीं परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी पूरे देश में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, तो ऐसे वक्त पे पाकिस्तान पे कौन सा भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए, ऐसी शिवसेना की भूमिका है। इसलिए शिवसेना इसके पहले भी क्रिकेट को विरोध करी थी, पाकिस्तानी कलाकारों को भी विरोध करे और आगे भी विरोध करेगी। Our position is very clear that we do encourage people to people contacts. We do encourage our artists to visit both sides, visit each other and perform. So as far as Pakistan is concerned, our policy is very constructive, very positive, and Indian artists, when they go to Pakistan, they do not come across such an opposition. और चलिए अब बात करते हैं बिहार के सियासी रण की, जहां विधानसभा चुनाव में नेताओं के जीत और हार के दावों प्रतिदावों के बीच एक और चुनाव सर्वेक्षण सामने आया है। लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वेक्षण में भी एनडीए को महागठबंधन पर बढ़त मिलती दिख रही है और इससे पहले भी कई सर्वेक्षणों में एनडीए की बढ़त की बात कही गई है। जनता को है मोदी पर भरोसा, मोदी के वादों पर है बिहार को विश्वास, मोदी के साथ ही जाएगी बिहार की जनता। लोकनीति सीएसडीएस के सर्वेक्षण से खुलासा, बिहार में बीजेपी का बजेगा डंका। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, इनमें ज्यादातर सर्वेक्षणों में एनडीए गठबंधन की बढ़त की बात कही गई है। सबसे ताजा सर्वेक्षण लोकनीति सीएसडीएस का है। इस सर्वेक्षण में भी एनडीए का डंका बजता दिख रहा है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को महागठबंधन के मुकाबले 4% की बढ़त मिलती दिख रही है। ये सर्वेक्षण सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में कराया गया है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव कराए जाते हैं तो एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को उससे 4% कम वोट यानी 38% वोट हासिल होंगे। सर्वेक्षण में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में गठित तीसरे मोर्चे का कोई खास असर रहने वाला नहीं है। सर्वेक्षण में यहाँ तक कहा गया है कि तीसरा मोर्चा बिहार में अच्छा वोट कटवा भी साबित नहीं होगा। कमोबेश यही हाल असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी है। सर्वेक्षण के मुताबिक सवर्ण, लोअर ओबीसी और दलित वर्ग वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के खाते में जाएगा, जबकि महागठबंधन को यादव, कुर्मी, कोयरी और मुस्लिमों के भरोसे ही रहना होगा। सर्वे में सोशल डिवीजन के अलावा क्षेत्रीय पैटर्न की भी बातें सामने आई हैं। एनडीए को शहरी क्षेत्रों में जबरदस्त समर्थन मिलता दिख रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति बदली हुई दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन मजबूत तो है, लेकिन उतना नहीं जितना उसे होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में एनडीए को महागठबंधन से 20% ज्यादा वोट मिल सकते हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये फायदा महज 2% का है। जहां तक क्षेत्रीय पैटर्न की बात है तो तिरहुत, मिथिलांचल और पूर्वी सीमांचल क्षेत्रों में महागठबंधन बेहतर स्थिति में है, जबकि भोजपुर और मगध में एनडीए अंगद की तरह पांव जमाए हुए है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि एनडीए महागठबंधन के वोट बैंक में भी सेंध लगा चुका है। यादव, कुर्मी और कोयरी बहुल इलाकों में भी करीब 20% वोटर्स एनडीए के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। वहीं 39% मुस्लिम महागठबंधन और एनडीए से अलग तीसरे विकल्प की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सवर्ण, दलित और ओबीसी वोट का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के पक्ष में है। एनडीए को 40% पिछड़े और 46% अगले तबके का वोट मिलता दिख रहा है। सर्वेक्षण में एनडीए की बढ़त के कारणों की भी जांच पड़ताल की गई है। बिहार की जनता पर एनडीए का जादू चलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा। मोदी के अमेरिका दौरे ने बिहार के लोगों पर अच्छा खासा असर डाला है। इसके अलावा लालू के जंगल राज के खिलाफ बीजेपी के अभियान से भी लोग प्रभावित हुए हैं। बीजेपी को मांझी और पासवान का साथ सोने में सुहागा साबित हुआ है। इनकी वजह से दोनों वर्गों के 80% वोट एनडीए को मिलने की उम्मीद है। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अकेले नीतीश का चेहरा ही काफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
तो सर्वे में भले ही एनडीए का डंका बज रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। और क्या है ये खुलासा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार चुनाव पर सबसे बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पैसे लेकर वोट देने को गलत नहीं मानते बिहार के लोग। 80% लोग वोट के लिए पैसे लेने को नहीं मानते गलत। बिहार चुनाव से ठीक पहले चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, जिसने नेताओं की नींद हराम कर दी है। ये खुलासा खुद चुनाव आयोग ने किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ताजा सर्वे में ये हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है, जिसके मुताबिक बिहार के 80% लोग पैसे लेकर वोट देने को गलत नहीं मानते। सर्वे के मुताबिक पैसे या गिफ्ट लेकर वोट देना गलत नहीं है। सर्वे की सच्चाई ने खुद चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद आयोग ने इसे चैलेंज के रूप में लिया है। इससे निपटने और लोगों की मानसिकता बदलने के लिए चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। आयोग लोगों को वोट देने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इसके साथ ही वोट के बदले नोट लेने से बचने की सीख भी दे रहा है। बिहार के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर लक्ष्मण ने कहा कि ये एक चैलेंज है। हमारा फोकस मतदाताओं को इस बारे में बताना है कि वे न केवल वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बल्कि बिना किसी लालच के सोच समझकर अपना वोट दें। कैश फॉर वोट का जिन्न हर चुनाव में सामने आता है। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कैसे बिहार के लोगों का माइंडसेट चेंज किया जाए और कैसे बिहार में फेयर वोटिंग कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इधर सियासी रण में उतरे नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनावी सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को लड़ाई करवाने वाली पार्टी बता दिया, तो नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां नेतृत्व की कमी है और सिर्फ एक शख्स के नाम ही वो चुनाव लड़ती है। जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि लालू के गौमांस वाले बयान पर राहुल और नीतीश चुप क्यों हैं। चुनाव होता है, बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगी, महाराष्ट्र में कहेगी कि बिहारी को यहां से निकालो, उत्तर प्रदेश वालों को यहां से निकालो। नेतृत्व तो है नहीं, बस एक आदमी के भरोसे सब। विधानसभा का भी चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब लगता है कि आगे कभी पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लालू प्रसाद जी गोपालक है, उन्होंने ऐसा कहा कि गाय का मांस और बकरे के मांस में कोई अंतर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भाई नीतीश कुमार को, राहुल जी को, कांग्रेस और जदयू के नेताओं को क्यों जबान चुप हो गई है। और उधर चुनावी सभा में राहुल गांधी पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे। राहुल ने पीएम मोदी के कपड़ों को लेकर सवाल उठाया और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। हालांकि वो लालू प्रसाद पर चुप्पी ही साधे रहे। अमेरिका जाते हैं, 16 बार अपने कपड़े बदलते हैं। कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे, कभी पीला कपड़ा, कभी हरा कपड़ा, कभी नीला कपड़ा, गुलाबी कपड़ा, नारंगी कपड़ा। नीतीश जी को आपने सफेद को छोड़कर किसी और रंग में देखा है कभी? सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी पर करारा वार किया। उन्होंने सवाल किया है कि पीएम मोदी और बीजेपी के परिवर्तन के नारे का आखिर मतलब क्या है। क्या वे सड़कों को उखड़वा देंगे या फिर लड़कियों से साइकिल छीन लेंगे? सब लड़की का साइकिल छीन कर तो फिर वापस घर में बैठा है। 66,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़क का निर्माण हमने किया। ये क्या सब सड़क को उखाड़ देंगे और गड्ढा में तब्दील कर देंगे? क्या परिवर्तन? सब फूल पुलिया को डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे? क्या परिवर्तन? कहीं हड्डी फेंक देगा, कहीं ऊपर काट के उसका सिर फेंक देगा।
कहीं कोई मंदिर के बगल में जाके कुछ खरोंच लगा देगा, पूजा विवाद, पूजा दंगा फसाद। भाजपा का तो हिसाब किताब यही दिख रहा है कि अब आगे कभी पंचायत का चुनाव होगा, वो भी ये प्रधानमंत्री को देखेंगे। तो आ रहे हैं, आरक्षण पर सफाई नहीं दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक इस बार जारी रहेगी बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। और ब्रेक के बाद बात बिहार की करेंगे। बिहार में अपनी हालत पतली होती देख महागठबंधन के नेता लालू और उनके बेटे आपा खो बैठे हैं। सियासी बिरादरी पर तो वो पहले से ही हमलावर थे, लेकिन अब वो मीडिया तक को भी बख्शने के मूड में नहीं है। कल तक जिस बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े वो दिखाई देते थे, अब उन्हें भी डीरेल बता दिया है। लालू अकेले नहीं, उनके लाल भी इसी राह पर हैं। कब सुधरेगी लालू एंड कंपनी? नेता और मीडिया के बाद योग गुरु पर बोला हमला। लालू के लाल ने भी खोया आपा। ये जो तड़ी पार है अमित शाह, नरभक्षी है, ये बोला है मेरे नाम से, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। विरोधी नेताओं के खिलाफ जहरीले बोल के आदि लालू मीडिया को भी अब शब्द कहने से नहीं चूक रहे, लेकिन अब तो उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव को ही डीरेल कह दिया है। लालू के मुताबिक वे साधु नहीं स्वादु हैं। रामदेव महाराज जो है ना, इसका जान बचाए हैं, डीरेल कर गया है। आरएसएस से भी बढ़ के वो हो गया है। वो ये साधु नहीं है, स्वाधु है। चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू बिहार की राजनीति में लगातार हाशिए पर जा रहे हैं और पिछले लोकसभा चुनाव की मोदी लहर ने तो आरजेडी और जेडीयू दोनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जाहिर है अब महागठबंधन के पास एक ही कार्ड बचा है, वही घिसा पिटा अगड़ा पिछड़ा कार्ड, आरक्षण का बीतराग, बीजेपी और आरएसएस को कोसना, इतिहास वांछना। वो गोलवरकर साहब जिनके गुरु हैं सबके, ये दलित विरोधी गोलवरकर थे। ओबीसी और ये रिजर्वेशन दलितों का, उसके भी घोर विरोधी। अब लालू तो लालू है, दुनिया जानती है उनकी मस्खरी और जहरीली बयानबाजी के अंदाज को, लेकिन लालू के लाल तो और भी कमाल के निकले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पढ़ाई में फिसड्डी हैं, करोड़पति बेरोजगार हैं, जुबान का जहर भी असरदार है। सवाल चिराग पासवान से जुड़ा था, लेकिन पहुंच गए रामविलास पासवान तक। चिराग पासवान जी बोलते हैं, रामविलास पासवान जी के एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, कौन सी उनकी बीवी का नाम है, क्या है, पहले इस पे क्लैरिटी दें। लालू और उनके लालों के हालिया बयानों को सुनने के बाद तो यही लगता है जैसे लालू एंड कंपनी ने कसम खा रखी है, हम नहीं सुधरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो लालू एंड कंपनी के बयानबाजियों से साफ है कि वो चुनाव में होने वाली हार की आशंका से बेहद डरे हुए हैं। इसके अलावा भी कई वजह है जो लालू को डरा रही है। लालू एंड कंपनी को सता रहा हार का डर। चुनावी गणित बिगड़ने से लालू ने खोया आपा। अगड़ा पिछड़ा कार्ड भी हुआ फेल। एनडीए को 150 सीट बताया जा रहा है। छोड़ना यार, पता लग जाएगा चुनाव में। डर के आगे जीत है, ये टैगलाइन तो सबने सुनी है, लेकिन डर के आगे हार है, ये लालू प्रसाद के बयानों से जाहिर हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सारे पैंतरे आजमाने के बाद भी जब उन्हें जीत नहीं दिखाई दे रही, तो वो अपना आपा खो रहे हैं। खुद को सेक्युलरिज्म के सूरमा मानने वाले लालू प्रसाद अब भड़काऊ भाषण से भी बाज नहीं आ रहे। बौखलाहट इस कदर है कि उन्हें अब गाली गलौज से भी गुरेज नहीं। अमित शाह
नरभक्षी है, ये हर कोई बोला है मेरे नाम से। उनके विरोधी कह रहे हैं कि लालू बौरा गए हैं, बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। लेकिन क्यों? तो हम आपको बताते हैं उनके डर की वजह। पहला डर, बेटों की हार का डर। 15 साल तक बिहार में अखंड राज करने वाले लालू प्रसाद के घर का कोई भी सदस्य फिलहाल न तो विधानसभा में है और न ही संसद में। पूर्व सीएम और पत्नी राबड़ी देवी के राघोपुर से चुनाव हारने के बाद बेटी को पटना से लड़ाया, लेकिन वो भी हार गई। इस बार उन्होंने अपने दोनों बेटों को राघोपुर और महुआ के मैदान में उतार तो दिया, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में दोनों की हार तय लग रही है। दूसरा डर, यादव बिरादरी की बेरुखी। लालू की सबसे बड़ी ताकत यादव बिरादरी का बड़ा वोट बैंक है। चुनाव में उनकी पार्टी जीते या हारे, यादव मतदाता उनके साथ मजबूती से खड़ा दिखता था। लेकिन मोदी लहर ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया। रामकृपाल यादव ने उन्हें ठेंगा दिखाकर चुनाव लड़ा और जीतकर ये साबित भी कर दिया कि यादव वोट उनकी बपौती नहीं है। इस बार तो उन्हें पप्पू यादव की चुनौती भी है। अगर चुनाव में वो कामयाब हुए तो यादव बिरादरी के नेता का ताज भी उनसे छिन जाएगा। तीसरा डर, सत्ता का सूखा। लालू का तीसरा डर सत्ता का सूखा है। लालू प्रसाद 15 वर्षों से सत्ता की मलाई से दूर है। पार्टी में असंतुष्टों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन बांटने के लिए रेवड़ी नहीं है। जाहिर है उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है कि जल्द ही सत्ता में साझेदारी नहीं हुई तो पार्टी जल्द ही हवा हो जाएगी। नीतीश के साथ गलबहियां भी उन्होंने इसी डर के चलते की है। चौथा डर, मंडल कार्ड फेल होना। लालू के मंडल मिशन को जब बीजेपी के कमंडल से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने आडवाणी का रथ रोक लिया था। इस बार भी उन्होंने अगड़ा पिछड़ा और आरक्षण कार्ड खेलकर चुनाव जीतना चाहा, लेकिन बीफ पर बकबक में वे ऐसे फंसे कि अब इस फांस से बाहर आने का रास्ता नहीं सूझ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बात केंद्र सरकार की करेंगे, जिसने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने 12 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इससे रेलवे पर करीब 1030 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ बढ़ेगा और इसके साथ ही कैबिनेट ने 3 नए एम्स खोलने की मंजूरी भी दी है। इनमें से एक एम्स महाराष्ट्र के नागपुर में, एक आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में और एक पश्चिम बंगाल के कल्याणी में खुलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नीलांचल वाटरशेड प्लान को भी मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने 2 प्रोटोकॉल तय किए हैं। पहला वियतनाम और दूसरा इजरायल के साथ किया गया है। इसके तहत डबल टैक्सेशन में संशोधन की व्यवस्था की गई है। वहीं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वर्ष भी 78 डेज 78 दिनों के वेजेस का उनको बोनस दिया जाएगा, जो दशहरे के पहले बांट दिया जाएगा। इससे लगभग 12.58 लाख 12.58 लाख नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज को 1030 करोड़ रुपए का बोनस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ही दिनों में किया जाएगा। 2 प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं, एक भारत और वियतनाम के बीच और एक भारत और इजराइल के बीच। डबल टैक्सेशन जो एग्रीमेंट्स हैं, इनको संशोधित करने के लिए। तो वहीं फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मेरी पूरी टीम को इजाजत और चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।